मोनिका, ये सब क्या है? रहोगी हमेशा गवार की गवार ही। तुम्हें कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं करना आता? ये सुन सासू माँ बोली, बड़ी बहू, मोनिका तुम्हारी देवरानी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ बदतमीजी से बात करो। और वो तुम्हें गवार कहाँ से लग रही है? शहर के एक पुराने सम्मानित मोहल्ले में शर्मा परिवार का बड़ा घर था, जहां एक साथ 3 पीढ़ियां रहती थी। इस घर की मुखिया थी सावित्री जी, जिनकी बात घर में आखिरी मानी जाती थी। उनके पति रामनाथ जी शांत स्वभाव के थे, जो अधिकतर समय अपने काम और पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। उनके 3 बेटे थे, बड़ा बेटा आलोक, मंझला बेटा महेश और सबसे छोटा बेटा राहुल। तीनों की शादी हो चुकी थी और घर में 3 बहुएं थी। बड़ी बहू कविता, मंझली बहू रागिनी और सबसे छोटी बहू मोनिका। कविता और रागिनी शहर में पली बड़ी थी। उन्हें हर बात में दिखावा और ऊंच नीच की समझ थी। दोनों ही अपने आप को इस घर की असली मालिक समझती थी और अक्सर छोटी बहू मोनिका को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मोनिका गांव की सीधी सादी लड़की थी, जिसे लोग अक्सर गवार कहकर बुलाते थे। उसकी सादगी, उसकी भोली बातें और उसका सीधा व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। जब मोनिका इस घर में आई तो उसने हर किसी को दिल से अपनाया। वो सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबके लिए खाना बनाती और बिना थके सबकी सेवा करती रहती। लेकिन उसके इस समर्पण की कोई कद्र नहीं थी। कविता और रागिनी अक्सर उसे ताने देती, अरे गवार, तुम्हें कुछ आता भी है या बस ऐसे ही काम करती रहती हो? मोनिका चुपचाप सुन लेती, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। सावित्री देवी शुरू में सब कुछ देखती थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। वे चाहती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। कविता और रागिनी ने मिलकर मोनिका को हर काम में दबा दिया। वे खुद आराम करती और सारा काम मोनिका पर डाल देती। अगर कभी मोनिका से कोई छोटी सी गलती हो जाती तो दोनों उसे बहुत भला बुरा कहती। एक दिन की बात है, घर में कोई खास मेहमान आने वाले थे। कविता और रागिनी ने जानबूझकर मोनिका को सारे काम दे दिए, रसोई, सफाई, सजावट, सब कुछ। मोनिका पूरे दिन बिना रुके काम करती रही, लेकिन जब खाना परोसने का समय आया तो उससे एक डिश में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। बस फिर क्या था, कविता ने सबके सामने मोनिका को डांटना शुरू कर दिया, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। पता नहीं माँ जी तुम्हें क्यों इस घर में लाई हैं। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उस दिन पहली बार सावित्री देवी का दिल अंदर से हिल गया। उन्होंने देखा कि उनकी छोटी बहू, जो पूरे घर को संभाल रही है, वही सबसे ज्यादा अपमान सह रही है। रात को जब सब लोग सो गए तो सावित्री देवी चुपचाप मोनिका के कमरे में गई। मोनिका अभी भी जाग रही थी और वो रो रही थी। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और पहली बार उससे प्यार से कहा, बेटी अब बहुत हो गया, अब मैं सब देख रही हूँ। मोनिका ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके दर्द को समझ रहा है। उसी रात सावित्री देवी ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब समय आ गया है कि दोनों जेठानियों को उनके व्यवहार का सबक सिखाया जाए और अपनी छोटी बहू को उसका हक दिलाया जाए। अगली सुबह घर में सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन सावित्री देवी के मन में अब एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे चुप नहीं रहेंगी, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाकर अपनी छोटी बहू मोनिका को उसका सम्मान दिलाएंगी। उन्होंने ये भी समझ लिया कि सीधे डांटने से कविता और रागिनी नहीं सुधरेंगी।
बल्कि उन्हें उनकी ही चाल में फंसाकर सबक सिखाना होगा। उस दिन सावित्री देवी ने जानबूझकर मोनिका को आराम करने के लिए कहा, बेटी, आज तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम बस अपने कमरे में आराम करो। मोनिका ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि शादी के बाद से उसने कभी आराम नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ कविता और रागिनी ये सुनकर मुस्कुराने लगी। उन्हें लगा कि अब सारा काम उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन वे दोनों इसे हल्के में ले रही थी। कुछ ही देर में सावित्री देवी ने दोनों जेठानियों को बुलाया और कहा, आज से घर का सारा काम तुम दोनों मिलकर संभालोगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों कितनी समझदार हो। कविता और रागिनी ने मजबूरी में हाँ तो कर दी, लेकिन उनके चेहरे पर नाखुशी साफ दिख रही थी। काम शुरू हुआ तो धीरे धीरे दोनों की हालत खराब होने लगी। सुबह की चाय से लेकर नाश्ता, सफाई, कपड़े धोना और फिर दोपहर का खाना, हर काम में उन्हें मुश्किल आने लगी। तब उन्हें एहसास हुआ कि जो काम मोनिका रोज बिना शिकायत के करती थी वो इतना आसान नहीं है। दोपहर तक दोनों थक चुकी थी, लेकिन सावित्री देवी बार बार उन्हें नए काम देती जा रही थी। मोनिका अपने कमरे में बैठी ये सब देख रही थी। उसके मन में दया आ रही थी, लेकिन सास के कहने पर वो चुप रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी सास उसके लिए कुछ कर रही हैं। शाम होते होते कविता और रागिनी के चेहरे पर घमंड की जगह थकान और झुंझलाहट साफ नजर आने लगी। तभी सावित्री देवी ने जानबूझकर कुछ मेहमानों को घर बुला लिया। अब दोनों जेठानियों पर और भी जिम्मेदारी आ गई। खाना बनाते समय उनसे कई गलतियां होने लगी। कहीं नमक ज्यादा, कहीं सब्जी कच्ची और कहीं रोटी जल गई। जब मेहमानों के सामने खाना परोसा गया तो वही स्थिति बन गई जो कुछ दिन पहले मोनिका के साथ हुई थी। सावित्री देवी ने सबके सामने कविता और रागिनी से पूछा, क्या यही है तुम्हारी समझदारी? छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाई। दोनों जेठानियां शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गईं। उस समय उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने मोनिका के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। लेकिन सावित्री देवी यही नहीं रुकी। उन्होंने मोनिका को आवाज लगाई, बेटी जरा इधर आओ। मोनिका धीरे धीरे बाहर आई। सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, ये वही बहू है जिसे तुम लोग गवार कहकर अपमानित करती हो, लेकिन सच ये है कि इस घर की असली जिम्मेदारी यही निभा रही है। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सम्मान के थे। कविता और रागिनी अब कुछ समझने लगी थी, लेकिन सावित्री देवी ने तय कर लिया था कि अभी उन्हें पूरा सबक सिखाना बाकी है। सावित्री देवी के शब्दों ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था, लेकिन कविता और रागिनी के अंदर का घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वे बाहर से तो चुप थी, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें ये बात खटक रही थी कि एक गवार बहू की वजह से उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उसी रात दोनों अपने कमरे में बैठकर आपस में बातें करने लगी। माँ जी अब पूरी तरह मोनिका के पक्ष में हो गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर में हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। रागिनी ने चिंता जताई। कविता ने भी हामी भरी और बोली, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मोनिका फिर से माँ की नजरों में गिर जाए। दूसरे दिन से ही दोनों जेठानियों ने अपनी नई चाल चलनी शुरू कर दी। वे ऊपर ऊपर से मोनिका के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी, उससे मीठी मीठी बातें करती, उसकी मदद करने का दिखावा करती, ताकि सावित्री देवी को लगे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मोनिका, जो दिल की बहुत साफ थी, उनके इस अचानक बदले हुए व्यवहार को सच मान बैठी। उसे लगा कि अब उसका परिवार सच में बदल रहा है और वो मन ही मन खुश रहने लगी। लेकिन असल में कविता और रागिनी एक बड़ा खेल खेल रही थी। उन्होंने मिलकर एक दिन घर के कीमती गहनों का डिब्बा छुपा दिया
और फिर पूरे घर में ये बात फैला दी कि गहने गायब हो गए हैं। उन्होंने धीरे धीरे बात को इस तरह मोड़ा कि शक मोनिका पर जाने लगे। कल मोनिका ही अलमारी के पास गई थी, कविता ने चालाकी से कहा। रागिनी ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ माँ जी, हमने तो उसे कई बार वहां पर देखा है। मोनिका ये सुनकर सन्न रह गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। उसकी आवाज में सच्चाई साफ झलक रही थी, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए थे कि हर कोई उलझन में पड़ गया। रामनाथ जी भी इस बात से परेशान हो गए। उन्होंने कभी मोनिका को गलत नहीं देखा था, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ भी साफ नहीं था। घर का माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया। कविता और रागिनी अंदर ही अंदर खुश थी कि अब मोनिका फिर से सबकी नजरों में गिर जाएगी, लेकिन इस बार सावित्री देवी चुप नहीं थी। उन्होंने बहुत ध्यान से सबकी बातें सुनी और मोनिका की आंखों में देखकर उन्हें यकीन हो गया कि वो निर्दोष है। उन्होंने तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया, बल्कि चुपचाप सब कुछ समझने लगी। उनके अनुभव ने उन्हें बता दिया था कि उस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। उस रात सावित्री देवी ने खुद से वादा किया, अब मैं सच्चाई को सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी सख्त कदम क्यों ना उठाना पड़े। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई जिससे असली दोषी खुद अपने जाल में फंस जाए। दूसरी तरफ मोनिका अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस परिवार को उसने अपना सब कुछ दिया, वही आज उस पर शक कर रहा है। लेकिन उसे अपनी सास की आंखों में विश्वास की एक झलक दिखी थी और वही उम्मीद उसे टूटने नहीं दे रही थी। अब घर में एक खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान पनप रहा था। सावित्री देवी की योजना जल्दी सब कुछ बदलने वाली थी। घर के भीतर फैली हुई खामोशी अब हर किसी को बेचैन कर रही थी। गहनों के गायब होने की घटना ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन इस बार सावित्री देवी केवल देखने वाली नहीं थी, बल्कि हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रही थी। उन्होंने तय कर लिया था कि बिना सच्चाई सामने लाए वे चैन से नहीं बैठेंगी। मोनिका की मासूमियत और उसकी आंखों में दिखता दर्द उन्हें अंदर तक कचोट रहा था, और यही दर्द अब उनके फैसले की ताकत बन चुका था। अगली सुबह सावित्री देवी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था और आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त। उन्होंने कहा, आज इस घर में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। जिसने भी गहने लिए हैं वो खुद सामने आ जाए, वरना मुझे मजबूर होकर सख्ती करनी पड़ेगी। उनके शब्दों में इतना वजन था कि कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। कविता और रागिनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, लेकिन दोनों ने खुद को संभाल लिया और चुपचाप खड़ी रही। सावित्री देवी ने फिर अपनी योजना के अगले कदम पर काम शुरू किया। उन्होंने घर में एक पुरानी परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि जब भी घर में चोरी का संदेह होता है तो सभी सदस्यों की तलाशी ली जाती है। ये सुनकर कविता और रागिनी के चेहरों का रंग उड़ गया, लेकिन वे चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई। उन्हें अब डर सताने लगा था कि कहीं उनका राज खुल ना जाए। तलाशी शुरू हुई। एक एक करके सबके कमरे देखे जाने लगे। जब मोनिका के कमरे की बारी आई तो वो खुद आगे बढ़कर बोली, माँ जी, आप मेरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लीजिए, मुझे कोई डर नहीं है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तलाशी के दौरान उसके कमरे में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिससे सावित्री देवी का भरोसा और मजबूत हो गया। अब बारी थी कविता और रागिनी के कमरों की। जैसे जैसे सावित्री देवी उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी, दोनों के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी।
उनके मन में डर साफ दिखाई दे रहा था। जब कविता के कमरे की तलाशी ली गई तो शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही अलमारी के कोने को खोला गया, वहां वही गहनों का डब्बा मिल गया जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ था। ये देखते ही पूरे घर में हलचल मच गई। कविता का चेहरा पीला पड़ गया और वो कुछ बोल नहीं पाई। रागिनी भी घबरा कर पीछे हट गई। अब सच्चाई सबके सामने थी। मोनिका निर्दोष थी और गलती कविता और रागिनी की थी। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों ने सिर्फ चोरी ही नहीं की, बल्कि एक निर्दोष पर इल्जाम लगाकर उसका अपमान भी किया है। उनके शब्दों में इतनी कड़ाई थी कि कविता और रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। रामनाथ जी भी ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके ही घर की बहुएं इतनी बड़ी गलती कर सकती हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, आज तुम दोनों ने इस घर की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। दूसरी तरफ मोनिका ये सब देखकर स्तब्ध थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू सच्चाई के सामने आने की राहत के थे। उसे यकीन हो गया था कि उसकी सास ने उस पर जो भरोसा किया था वो सही था। लेकिन सावित्री देवी जानती थी कि केवल सच्चाई सामने आ जाना ही काफी नहीं है, बल्कि अब उन्हें ऐसा सबक देना होगा जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह की गलती करने की हिम्मत ना करे। उन्होंने मन ही मन एक और कठोर निर्णय ले लिया। सच सामने आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कविता और रागिनी सिर झुकाए खड़ी थी। उनके चेहरे पर शर्म, डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर इस बार केवल गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठोस निर्णय की दृढ़ता थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब केवल डांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसा कदम उठाना होगा जिससे दोनों जेठानियां अपनी गलती को गहराई से समझे और भविष्य में कभी किसी के साथ अन्याय करने की हिम्मत ना करे। सावित्री देवी ने सबके सामने सख्त आवाज में कहा, आज से इस घर के सारे अधिकार और जिम्मेदारियां बदलेंगी। ये सुनते ही सब चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, मोनिका जो अब तक बिना किसी शिकायत के इस घर को संभालती रही है, आज से इस घर की मुख्य जिम्मेदारी उसी के हाथ में होगी। ये सुनकर मोनिका हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस घर में उसे अब तक केवल ताने मिले, वही अब उसे इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। दूसरी ओर सावित्री देवी ने कविता और रागिनी की ओर देखकर कहा, और तुम दोनों, अब तक जो काम तुमने मोनिका पर थोपे थे, वही सब काम अब तुम्हें खुद करने होंगे। तुम दोनों को समझना होगा कि मेहनत क्या होती है और किसी का अपमान करना कितना बड़ा पाप होता है। उनके शब्दों में कठोरता थी, लेकिन उनमें एक सीख भी छिपी थी। अब घर में एक नई व्यवस्था शुरू हुई। मोनिका को सम्मान मिला और पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो भी इस घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो अब भी वही काम करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर आत्मसम्मान और सुकून झलकता था। वहीं कविता और रागिनी को हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। सुबह जल्दी उठना, पूरे घर की सफाई करना, खाना बनाना, हर काम अब उन्हें खुद करना पड़ता था। शुरुआत में दोनों को बहुत मुश्किल हुई। वे थक जाती, चिड़चिड़ी हो जाती, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि मोनिका ने अब तक कितनी मेहनत की थी। हर दिन का संघर्ष उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा रहा था। अब जब कोई काम बिगड़ता तो उन्हें खुद ही डांट सुननी पड़ती, और तब उन्हें याद आता कि वे मोनिका के साथ कैसा व्यवहार करती थी। एक दिन कविता काम करते करते थक कर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, हमने मोनिका के साथ बहुत गलत किया। रागिनी भी पास बैठ गई और बोली, हाँ, हमने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं, बस उसे नीचा दिखाते रहे। दोनों को अब अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। दूसरी ओर मोनिका, जिसने सब कुछ सहा था, अब भी अपने स्वभाव के अनुसार
विनम्र बनी हुई थी। उसने कभी भी बदलने की भावना नहीं रखी। वो चाहती तो कविता और रागिनी से वही व्यवहार कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो उनके साथ सामान्य व्यवहार करती रही, जिससे धीरे धीरे उनके दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ने लगा। सावित्री देवी ये सब देख रही थी। उन्हें संतोष था कि उनकी सिखाई हुई सीख असर दिखाने लगी है, लेकिन वे जानती थी कि अभी अंतिम कदम बाकी है, ऐसा कदम जो इस परिवार को हमेशा के लिए एकजुट कर दे। घर में अब बदलाव की हवा चल रही थी, लेकिन ये बदलाव पूरी तरह तब आएगा जब दिल से रिश्ते सुधरेंगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था और शर्मा परिवार के माहौल में आया बदलाव अब साफ दिखाई देने लगा था। कविता और रागिनी, जो कभी घमंड और तानों में डूबी रहती थी, अब चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। उनके चेहरे पर अब वही कठोरता नहीं थी, बल्कि एक नरमी और समझदारी झलकने लगी थी। वो हर दिन की मेहनत और अपने किए का पछतावा उनके भीतर एक नया बदलाव ला रहा था। एक दिन सुबह सुबह मोनिका रसोई में काम कर रही थी, तभी कविता वहां पर आई। कुछ पल तक वो चुपचाप खड़ी रही, जैसे अपने शब्दों को ढूंढ रही हो। फिर धीरे से बोली, मोनिका, हमें माफ कर दो। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में आंसू। मोनिका ने उसकी ओर देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तभी रागिनी भी वहां पर आ गई और उसने भी हाथ जोड़ लिए। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, तुम्हारे दिल को बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मोनिका की आंखें भर आई। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि एक दिन वही जेठानियां उससे माफी मांगेंगी, जो उसे गवार कहकर अपमानित करती थी। उसने धीरे से दोनों के हाथ पकड़ लिए और बोली, आप लोग मुझसे बड़ी हैं, माफी मत मांगिए। बस अब हम सब मिलकर प्यार से रहें, यही मेरे लिए काफी है। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चा दिल था। ये दृश्य सावित्री देवी दूर से देख रही थी। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने जो बीज बोया था अब वो फल देने लगा था। उन्होंने आगे बढ़कर तीनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे घर की बहुएं अब एक दूसरे की ताकत बन रही हैं, कमजोरी नहीं। उनके शब्दों में प्यार और गर्व दोनों थे। उसी दिन शाम को सावित्री देवी ने पूरे परिवार को एक साथ बैठाया। उन्होंने कहा, परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं चलता, बल्कि आपसी सम्मान और समझ से चलता है। अगर घर में एक भी इंसान दुखी हो तो वो घर कभी खुशहाल नहीं रह सकता। उनकी बातों का असर सब पर गहरा पड़ा। रामनाथ जी ने भी पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे लग रहा है कि हमारा परिवार सच में एक हो गया है। तीनों बेटे भी ये सब देखकर खुश थे। उन्हें भी एहसास हो गया था कि घर की असली ताकत एकता में है, ना कि अहंकार में। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले ताने और झगड़े होते थे, वहीं अब हंसी और अपनापन था। कविता और रागिनी अब मोनिका के साथ मिलकर काम करती थी और हर काम में उसका साथ देती थी। मोनिका भी उन्हें पूरा सम्मान देती थी, लेकिन सावित्री देवी जानती थी कि इस कहानी का एक अंतिम अध्याय अभी बाकी है। एक ऐसा निर्णय जो इस पूरे परिवार को हमेशा के लिए एक नई दिशा देगा। समय के साथ शर्मा परिवार में आया ये सकारात्मक बदलाव अब एक मजबूत नींव बन चुका था। घर के हर कोने में अब शांति, सम्मान और अपनापन महसूस होता था। सावित्री देवी ने जो निर्णय और शक्ति दिखाई थी, उसने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। लेकिन अब वे चाहती थी कि इस बदलाव को हमेशा के लिए स्थायी बना दिया जाए, ताकि भविष्य में कभी भी कोई रिश्ता कमजोर ना पड़े। एक दिन सावित्री देवी ने पूरे परिवार को आंगन में इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर शक्ति नहीं, बल्कि एक स्नेह भरी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, आज मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस घर में जो कुछ भी हुआ वो हम सबके लिए एक सीख है।
गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को समझकर उसे सुधार ले वही सच्चा होता है। उनके शब्दों ने सबको भावुक कर दिया। फिर उन्होंने मोनिका को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुमने इस घर को टूटने से बचाया है। तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारा सच्चा दिल ही इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व और खुशी के थे। इसके बाद सावित्री देवी ने कविता और रागिनी की ओर देखा। दोनों पहले से ही भावुक थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन आपने हमें सही रास्ता दिखाया। अब हम वादा करते हैं कि कभी भी इस घर में किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। उनकी आवाज में सच्चाई थी और ये सच्चाई अब उनके व्यवहार में भी दिख रही थी। सावित्री देवी ने तीनों बहुओं के हाथ एक साथ पकड़कर कहा, आज से तुम दोनों सिर्फ बहुएं नहीं बल्कि इस घर की बेटियां हो। इस घर की जिम्मेदारी अब तुम तीनों की है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे प्यार और सम्मान से संभालोगी। ये सुनकर पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। रामनाथ जी ने आगे बढ़कर कहा, आज मुझे अपनी पत्नी और अपनी बहुओं पर गर्व है। जिस घर में ऐसी समझदारी और एकता हो वहां कभी कोई दुख टिक ही नहीं सकता। तीनों बेटे भी अपनी अपनी पत्नियों के पास खड़े थे और उनके चेहरों पर संतोष साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद से शर्मा परिवार में एक नई शुरुआत हुई। अब घर में कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी। हर किसी को बराबर सम्मान मिलता था। मोनिका, जिसे कभी गंवार कहकर अपमानित किया जाता था, आज उसी घर की सबसे सम्मानित सदस्य बन गई थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसने कभी अपने दिल में किसी के लिए कटुता नहीं रखी। कविता और रागिनी ने भी अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। अब वे मोनिका को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। तीनों बहुएं मिलकर घर को इस तरह संभालती थी कि हर कोई उस परिवार की मिसाल देने लगा। सावित्री देवी अक्सर मुस्कुराकर ये सब देखती और सोचती, सही समय पर लिया गया एक फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। उन्होंने न केवल अपनी छोटी बहू को उसका हक दिलाया बल्कि पूरे परिवार को एकजुट कर दिया। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर बदलाव अपने साथ कुछ अनकहे दर्द भी लेकर आता है। शर्मा परिवार में सब कुछ अब ठीक था, लेकिन मोनिका के दिल के किसी कोने में पुराने जख्म अभी भी पूरी तरह भरे नहीं थे। वो सबके साथ हंसती, काम करती, सबका ख्याल रखती, लेकिन जब रात को वो अकेली होती तो उसके मन में बीते दिनों की यादें धीरे धीरे दस्तक देने लगती। वो दिन जब उसे गंवार कहकर अपमानित किया जाता था, जब उसके काम की कोई कद्र नहीं थी और जब उसने बिना किसी सहारे के सब कुछ सहा था। एक रात मोनिका आंगन में बैठी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तभी सावित्री देवी धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने मोनिका के चेहरे को गौर से देखा और समझ गई कि उसके दिल में अभी भी कुछ अधूरा है। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी, आज फिर से तेरी आंखें कुछ कह रही हैं? मोनिका पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उसका दिल भर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। लगता है जैसे मैंने अपने आप को कहीं खो दिया था। सावित्री देवी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, जो दर्द तूने सहा है उसे मिटाना आसान नहीं होता, लेकिन वही दर्द इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने दिल की सारी बातें खुलकर कह दी। कैसे उसे हर दिन अपमान सहना पड़ता था, कैसे वो अपने माँ बाप को याद करके रोती थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। माँ जी, मैं बस यही सोचती थी कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, तभी सब मुझे ऐसा समझते हैं। मोनिका ने टूटे हुए शब्दों में कहा। यह सुनकर सावित्री देवी का दिल भर आया।
उन्होंने मोनिका को गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटी, कमी तुझ में नहीं थी, कमी हमारी सोच में थी। हम समय पर समझ नहीं पाए कि हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत तू है। उनकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। उसी समय ये सब बात कविता और रागिनी ने भी सुन ली। वे दोनों दरवाजे के पास खड़ी थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि उन्होंने मोनिका को कितना दर्द दिया था। एक ऐसा दर्द जो शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। अगले दिन कविता और रागिनी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे घर को भावुक कर दिया। उन्होंने मोनिका के लिए एक छोटा सा आयोजन किया, घर को सजाया, उसकी पसंद का खाना बनाया और जब मोनिका वहां पर आई तो दोनों उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। कविता ने रोते हुए कहा, मोनिका, हम माफी तो पहले भी मांग चुके हैं, लेकिन आज हम तुझे ये महसूस कराना चाहते हैं कि तू हमारे लिए कितनी खास है। हमने तुझे बहुत दुख दिया, लेकिन आज हम तुझे वो सम्मान देना चाहते हैं जिसकी तू हमेशा हकदार थी। रागिनी ने भी कहा, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि हमारी बहन है और बहन को कभी दर्द नहीं देना चाहिए था। दोनों की बातें सुनकर मोनिका की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस दोनों को गले लगा लिया। उस दिन घर में एक अलग ही माहौल था। आंसू भी थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द कम और अपनापन ज्यादा था। रामनाथ जी ने भी ये सब देखा और भावुक होकर बोले, आज मुझे लग रहा है कि हमने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक सच्चा रिश्ता बना लिया है। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच मोनिका ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, मैंने जो दर्द सहा वो मैं कभी भूल नहीं सकती, लेकिन अगर वही दर्द आज हमें एक कर रहा है तो मुझे उस दर्द से कोई शिकायत नहीं है। उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े घाव ही हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। धीरे धीरे मोनिका का वो दर्द भी कम होने लगा। अब जब भी उसे पुराने दिन याद आते तो वो दुखी नहीं होती बल्कि गर्व महसूस करती कि उसने उन हालातों को सहकर भी अपने दिल की अच्छाई को नहीं खोया। उसने साबित कर दिया था कि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और दिल से होती है, ना कि उसके बोलने के तरीके या उसके गांव से। सावित्री देवी अक्सर मोनिका को देखती और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती कि उन्हें ऐसी बहू मिली जिसने ना सिर्फ इस घर को संभाला बल्कि उन्हें भी एक बेहतर इंसान बना दिया। और इस तरह उस दर्द भरे अध्याय ने इस परिवार को और भी मजबूत बना दिया, जहां अब रिश्ते केवल नाम के नहीं बल्कि सच्चे एहसासों से जुड़े थे, जहां हर आंसू की कीमत समझी जाती थी और जहां हर दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।